हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 6 लेक्चर के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अब तक हम 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो, आप उसको देख सकते हैं। सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी हम ये पता लगाएंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट या फिर वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं जिससे एक मैनेजर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन भाई, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की और ये पता लगाएंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि मैनेजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इंट्रोडक्शन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। हालांकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिकैप करना जरूरी है ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करता है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक थ्योरीज को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। भाई, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी प्रिंसिपल, विदाउट फॉलोइंग एनी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम दो चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल बेस और सेकंड हमारे पास आता है मैट्रिकल बेस। यानी सबसे पहले हम अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एनालाइज करते हैं, जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम की ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन इसके बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सेकंड रूल फॉलो करते हैं, और वो क्या है? प्रॉब्लम को मेजर करना, यानी कि मैट्रिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता चल गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्चुअल बेस और मैट्रिकल बेस दोनों को यूज करते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड फिलॉसफीज। दूसरे नंबर पे हम यूज करते हैं मैट्रिकल बेस्ड प्रिंसिपल्स, जो कि प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें क्या आता है? वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स जिससे हम प्रॉब्लम को ना मेजर कर सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल बेस भी चाहिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मैट्रिकल बेस भी चाहिए प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए। इन दोनों के बिना हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहला रूल जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर कह लीजिए कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि भाई, अगर प्रॉब्लम अंडरस्टैंड ही नहीं होगी तो हम कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स अप्लाई करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले नंबर पे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए, जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गई,
उसके बाद हम मेथड्स की हेल्प से प्रॉब्लम को मेजर करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए और मेजरमेंट मेथड्स भी चाहिए। आज हम कॉन्सेप्ट्स की बात ही करने वाले हैं। आज हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फॉलो किए जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इंट्रोडक्शन में हमें इतना तो पता चल गया कि कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट होते क्या हैं और इनका फॉलो अप करना कितना जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपको इतना तो पता है ना कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, एक ऐसे इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जहां पर हम इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या आप इकोनॉमिक थ्योरीज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि भाई इकोनॉमिक थ्योरीज अलग होती हैं, मैनेजरियल थ्योरीज और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। नॉर्मली एक मैनेजर जो होता है वो मैनेजरियल थ्योरीज को यूज करता है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इकोनॉमिक थ्योरीज यूज करनी है। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? आप बताओ, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैनेजर को एक डिसीजन लेना है, वो एक प्रॉब्लम पे फंसा हुआ है, उसको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्या करे? वो मैनेजरियल थ्योरीज यूज करे या फिर इकोनॉमिक थ्योरीज यूज करे या फिर दोनों को यूज करे? यहां पर बात आती है कॉन्सेप्ट्स की। देखो, अगर हम कहें कि मैनेजमेंट में होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर मैनेजरियल थ्योरीज को यूज करता है, वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, प्राइस कितना रखना है प्रोडक्ट का, फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए मार्केट में या ना किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली मैनेजरियल थ्योरीज हम यूज करते हैं। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक मैनेजर अगर सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल थ्योरीज को यूज करता है ना, तो उसको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका मतलब मैनेजरियल थ्योरीज के साथ साथ हमें इकोनॉमिक थ्योरीज भी अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन भाई इकोनॉमिक थ्योरीज और मैनेजरियल थ्योरीज के बीच में ना एक बहुत बड़ा गैप है। दोनों थ्योरीज अलग अलग हैं, दोनों थ्योरीज के बीच में ना बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। इकोनॉमिक थ्योरीज कुछ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मैनेजरियल थ्योरीज कुछ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अब मैनेजर क्या करे? इकोनॉमिक थ्योरीज को फॉलो करे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर मैनेजरियल थ्योरीज को यूज करे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसे आपको याद होगा मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन। सेम ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जिसकी हेल्प से हम मैनेजमेंट में इकोनॉमिक थ्योरीज और मैनेजमेंट की थ्योरीज दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, हमें उसको कम करना पड़ेगा। देखो आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, actual problem solving in business has found that there exists a wide disparity between economic theories of a firm and managerial theories. जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो उसमें इकोनॉमिक थ्योरीज भी आ जाती हैं, मैनेजरियल थ्योरीज भी आ जाती हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत गैप होता है। इस गैप को कवर करने के लिए हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आज आपको सिखाएंगे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फॉलो किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। सो
क्या रीजन है, क्या रीजन है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ये प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं? इसका एक और एक सिंपल यही रीजन है, गैप को कम करना। इकोनॉमिक थ्योरीज अपना सॉल्यूशन देती हैं, मैनेजरियल थ्योरीज अपना सॉल्यूशन देती हैं, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग होता है। मैनेजर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है प्रिंसिपल्स। टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं जो एक मैनेजर यूज कर सकता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हुए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। लेकिन कब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हो, therefore it would be very useful to examine the basic tools of managerial economics and the nature and the extent of gap between the economic theories of a firm and managerial theories of the firm। तो हमने ये प्रिंसिपल्स क्यों डेवलप किए? क्योंकि भाई ये जो गैप है ना मैनेजरियल थ्योरीज और इकोनॉमिक्स थ्योरीज के बीच में, ये जो गैप है, इस गैप को कम करने के लिए, इस गैप के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो चलिए देखते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप किए गए हैं इस गैप को कम करने के लिए। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हेल्प से एक मैनेजर अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, टोटल 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, तो आज के सेशन में हम पहले 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखो, इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट में यूज होता है। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? कौन सी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला मार्जिनल कॉस्ट और सेकंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये आप पहले से करते आ रहे हो। अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट मींस चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। अगर आप अपने बिजनेस में एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, एडिशनल कॉस्ट कितनी आपको बियर करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और इन 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी कॉस्ट आ रही थी 5000। अब आप एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो, एक और 1001 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर अब आपकी कॉस्ट हो जाती है 5050 रुपीज। तो बताओ आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? चेंज इन कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी? ₹50। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू, अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है? अगेन चेंज। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? चेंज इन रेवेन्यू। यानी अगर आप मार्केट में अपना एक और यूनिट सेल करते हो तो उससे आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज होता है, कितना रेवेन्यू चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप मार्केट में 1000 यूनिट्स सेल कर रहे थे और 1000 यूनिट्स आप 10,000 रुपीज में सेल कर रहे हो।
आप एक और यूनिट मार्केट में सेल करते हो और अब आपको मिलता है 10,100 रुपीज। तो बताओ आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा? अगर आप एक और यूनिट मार्केट में बेच रहे हो तो आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू आपका आएगा ₹100। सो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट में हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे? अभी हम एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू को हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी कहते हैं। यानी अगर आप एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट इंक्रीज होती है, अगर आप एक और यूनिट मार्केट में सेल करते हो तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो। सो ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए ना, ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो सिंपल सी आपके सामने चार हमने हेडिंग्स दे रखी हैं। अगर ये चार हेडिंग्स आपकी सेटिस्फाइड होती हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हो। नंबर 1, इट इंक्रीजेस रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट। आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, आपको डिसाइड करना है कि हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करें या ना करें, मार्केट में एक और यूनिट सेल करें या ना करें। आपकी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या हम एक और यूनिट मैन्युफैक्चर करके सेल करें या जितना बिजनेस चल रहा है, जितनी कैपेसिटी हमारे पास है, इतनी ही कैपेसिटी में हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें और प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे पता लगाओगे? सिंपल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले रूल नंबर 1, इफ इट इंक्रीजेस रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट, मतलब अगर एक और यूनिट मार्केट में सेल करने से आपकी कॉस्ट कम आती है और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है तो ये आपके लिए बढ़िया है। फिर आप मार्केट में प्रोडक्शन करो और प्रोडक्ट को बेचो। सो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। सेकेंड हमारे पास है इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट देन इट इंक्रीजेस अदर। आपके लिए डिसीजन कब फ्रूटफुल होगा? नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, आपको डिसीजन तब लेना चाहिए जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। नंबर 2, आपको डिसीजन तब लेना चाहिए जब आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही हो एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब अगर आप किसी और यूनिट की प्रोडक्शन करते हो या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव यूज करते हो प्रोडक्शन का, तो हो सकता है उसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, तो उसको छोड़ दो। एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढो, एक ऐसा मेथड ढूंढो जिसमें आपकी कॉस्ट कम आ रही है। तो आपको डिसीजन तब लेना है जब आपकी कॉस्ट कम आ रही है। थर्ड रूल, आपको डिसीजन कब लेना है? जब आपका रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। मान लो आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4 में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा है जो आपको रेवेन्यू इंक्रीज करके दे रहा है, बाकी के जो हैं वो इतना ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, तो आपका डिसीजन क्या होगा? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। इसी तरह फोर्थ रूल क्या कहता है? इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यू। आपको प्रोडक्शन ज्यादा करके मार्केट में प्रोडक्ट सेल तब करना चाहिए जब आपकी कॉस्ट कम आ रही हो एज कंपेयर टू रेवेन्यू। मान लो आपका रेवेन्यू भी कम हो रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, लेकिन कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इतनी ज्यादा कम हो चुकी है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कि आप मार्केट में प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हो। सो आवर डिसीजन इज क्लियरली अ प्रॉफिटेबल व्हेन दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप डिसीजन ले सकते हो। इसका मतलब मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ना, यानी ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है। आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से
पता लगा सकते हो कि आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना आया, आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आया, और फिर दोनों को कंपेयर करके आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि हमें मार्केट में और प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को कम कर देना चाहिए या जितनी कैपेसिटी है उतनी ही रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लो एक बिजनेसमैन है, वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब वर्क्स परफॉर्म करता है, यानी उसको ऑर्डर मिलता है और वो उस ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे मान लो एक कारपेंटर है, उसको जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है वो वैसे वैसे प्रोडक्ट्स बनाता रहता है, फर्नीचर डिफरेंट डिफरेंट तरह के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के। ये सब एक बिजनेसमैन का वर्क है। अब अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको एक ऑर्डर मिलता है, आप वो ऑर्डर कब एक्सेप्ट करोगे? सिंपल, जब आपको उस ऑर्डर में से मुनाफा होता होगा, जब प्रॉफिट मिलता होगा, है ना। यानी सबसे पहले आप देखोगे कि ऑर्डर को प्रिपेयर करने में खर्चा कितना आएगा, फिर आप उसमें ऐड करोगे अपना प्रॉफिट मार्जिन, और अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होगा तो आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके ऑर्डर बना के दे दोगे और अपना पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, अगर आपको इतना पैसा नहीं मिल रहा होगा कि आपका मुनाफा हो सके, तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। यही नॉर्मल डिसीजन होगा ना एज अ मैनेजमेंट पर्सन। लेकिन भाई अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना, तो हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। कैसे? मान लो आप अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपना फर्नीचर बना रहे हो, और मैं आपको आकर एक ऑर्डर देता हूं और आपको कहता हूं कि क्या आप मेरे लिए एक फर्नीचर तैयार करोगे जिसमें सोफा होगा, टीवी सेट होगा, उसके साथ डाइनिंग टेबल होगा, क्या आप मेरे लिए प्रिपेयर करोगे? तो आपने कहा मैं सोचकर बताऊंगा। आपने सोचा और देखा कि 3,000 रुपए लेबर का खर्चा आएगा, 4,000 रुपए का लकड़ी का सामान, रॉ मटेरियल आ जाएगा, कील वगैरह आ जाएगी, 3,600 रुपए जो ओवरहेड चार्जेस, मशीन के चार्जेस हमें पड़ेंगे, और 1,400 मेरे एडवर्टाइजमेंट या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। यानी ये टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 7,000, 12,000, टोटल ये हो जाएगा आपका 12,000। लेकिन आपको मैं सिर्फ 10,000 दूंगा। मैं आपकी शॉप पे आया और मैंने कहा कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनवाना है, मैं 10,000 दूंगा, क्या आप ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए तैयार कर दोगे? आपने कैलकुलेशन की और आपने पता लगाया कि खर्चा तो 12,000 हो रहा है। क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे? आप कहोगे नहीं, मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है, 2,000 का नुकसान हो रहा है, उल्टा 2,000 रुपए मेरी जेब से जा रहा है। लेकिन इसी चीज के ऊपर, इसी रूल के ऊपर अब आप इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट का रूल अप्लाई करो। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बारे में सोचना है। यानी अगर आप मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो आपको मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है और मार्जिनल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है भाई। आप अपना बिजनेस पहले से चला रहे हो, आपको मशीन का ओवरहेड का खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा। यानी ये जो खर्चा है ना 3,600 का, ये तो हटा दो, क्योंकि आप अपना बिजनेस पहले से ही चला रहे हो, मशीन वगैरह पहले से ही आपके पास है, तो 3,600 का खर्चा तो हटा दो, ये तो आपको होगा ही नहीं होगा। इसके बाद आपके पास लेबर ऑलरेडी है, उसी लेबर को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लेबर एक्स्ट्रा भी हायर करनी है तो एग्जिस्टिंग लेबर को ओवर टाइम दे दो ना, ओवर टाइम का पैसा दे दो, या फिर 1-2 लेबर और ले आओ। आपको जरूरी थोड़ी है
कि बहुत सारी लेबर लेकर आनी है, तो आपका लेबर का खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं आएगा, 3,000 खर्चा नहीं आएगा, आपका लेबर का खर्चा 2,000 आ जाएगा। मटेरियल तो 4,000 ही लगेगा, प्रीवियस वाले केस में भी इस वाले केस में भी मटेरियल तो 4,000 ही यूज होगा। ओवरहेड चार्जेस जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, मशीन तो आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो ऑन एंड ऑन अगर देखा जाए आपका टोटल खर्चा कितना होगा, 7,000। क्या अब आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली यस, क्योंकि भाई आपको 10,000 मिल रहा है और आपका खर्चा आ रहा है 7,000, यानी 3,000 आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 7,000। 7,000 आप बियर कर रहे हो एडिशनल कॉस्ट, और आपको टोटल रेवेन्यू हो रहा है 10,000, जिसमें से 3,000 आपका मार्जिन बच जाएगा। तो भाई आपका मार्जिन 3,000 बच रहा है, आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। और अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, चाहे कम ही बच रहा है, मुनाफा सिर्फ 3,000 हो रहा है, लाखों में मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये मुनाफा हो रहा है ना आपको, तो आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। आते हुए पैसे को क्यों ठुकरा रहे हो? एक्सेप्ट कर लो। अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस की। देखा जाए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही यूजफुल है, मैक्सिमम टाइम इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड बिकॉज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द फर्म इज ऑलवेज वेरिएबल। भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ना कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। Second limitation, the concept can be applied only when there is excess capacity in the concern। भाई ये कॉन्सेप्ट आप केवल और केवल तभी यूज कर सकते हो जब बिजनेस में आपके पास आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है। मान लो आपका बिजनेस फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहा है, तब तो आप मेरा ऑर्डर ले ही नहीं सकते ना। मैं आपको कहूंगा कि भाई मेरे को सोफा बना कर दो, आप कहोगे हम नहीं बना सकते, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो अगर आप ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप एडिशनल जो ऑर्डर्स आएंगे उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सो ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल तभी अप्लाई होगा जब बिजनेस में एक आइडियल कैपेसिटी है। नंबर 3, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप 3,000 के मुनाफे के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे, लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉन्ग रन में ये ऑर्डर आपको लॉस देने लग जाएगा, लॉन्ग रन में कस्टमर्स आपको छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि आपने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जिसमें आपको मुनाफा हो ही नहीं रहा था। फिर दूसरे कस्टमर्स बोलेंगे नहीं आपको, दूसरे कस्टमर्स भी तो आपको आकर बोलेंगे कि आपने 10,000 में इतना सब कुछ बना दिया, सोफा बना दिया, डाइनिंग टेबल बना दिया, टीवी सेट बना दिया, हमारे लिए भी बना दो। दूसरे कस्टमर्स आपको आकर बोलेंगे, फिर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर्स भाग जाएंगे, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, लॉन्ग रन में आपको लॉस होने लग जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट पीरियड में यूजफुल होता है, लॉन्ग रन में नहीं। सो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। देखो अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट करवाया ना, इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी हम डिसीजन लेते थे, हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते थे शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंग, हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखते थे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखते थे, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए।
सो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उसमें टाइम एलिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई। लेकिन सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मार्शल ने डेवलप किया था, मार्शल ने ये कहा कि बिजनेस जो होते हैं ना, वो शॉर्ट रन के लिए नहीं बने होते हैं। बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करते हैं, लॉन्ग रन में उनको मुनाफा होना चाहिए। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, दोनों के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स की जाती हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ डिसीजन मेकर मस्ट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ देयर डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक मैनेजर को शॉर्ट रन इफेक्ट्स और लॉन्ग रन इफेक्ट्स दोनों को कंसीडर करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसने टाइम एलिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही होते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, पहले हम आपको यह समझा देते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको यह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो भाई आपको पता है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन इतना शॉर्ट होता है कि उसमें ना हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है प्रोडक्शन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब आते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट रन इतना शॉर्ट होता है कि उसमें हम लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। हम एक और जमीन लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड इतना कम होता है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट, शॉर्ट रन एक ऐसा रन होता है, शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कम से कम आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जो आप एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, आपको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो आप फिक्स्ड फैक्टर्स को तो एक्वायर नहीं कर सकते, लैंड, लेबर, कैपिटल। इनमें से लैंड आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड है। लेकिन हाँ, आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो। आप ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करो, ज्यादा लेबर एक्वायर करो, उसकी हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। यानी अगर आपको अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, अगर आपको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है, तो वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से ही कर सकते हो। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके बिजनेस का साइज इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है एवरेज रेवेन्यू की, क्योंकि भाई आपका पीरियड शॉर्ट रन का है। शॉर्ट रन में आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, इसलिए आपकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है रेवेन्यू से, कम भी हो सकती है। इट डिपेंड्स बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। अब भाई लॉन्ग रन, जैसे कि आपको पता है, इतना लंबा पीरियड होता है कि इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स्ड होता ही नहीं है। सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंज किए जा सकते हैं। हमें लैंड चाहिए, हम लैंड एक्वायर कर सकते हैं। बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग एक्वायर कर सकते हैं। मशीन चाहिए, मशीन एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। सो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। आपके पास इतना टाइम है कि आप फैक्टर्स एक्वायर कर सकते हो, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, आप सभी को एक्वायर कर सकते हो। आपको अपनी आउटपुट बढ़ानी है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, चाहे आप लेबर ज्यादा एक्वायर करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, चाहे आप नई मशीन ले आओ, चाहे आप नया लैंड एक्वायर कर लो, प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाएगी। लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपके बिजनेस का साइज बढ़ सकता है,
क्योंकि लॉन्ग रन में आप ऑब्वियसली बिल्डिंग ले सकते हो, मशीन ले सकते हो, नया बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हो, तो आपके बिजनेस का साइज बढ़ सकता है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपकी एवरेज कॉस्ट जो होती है ना, वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको सुपर प्रॉफिट नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए लॉन्ग रन में आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है। अच्छा, अब ये जो टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये हम कहां यूज कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं? भाई सिंपल है, जो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट था वो शॉर्ट रन में यूज होता था, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके बिजनेस में ना टेम्पररी आइडल कैपेसिटी है, मतलब जितनी कैपेसिटी आपकी बिजनेस की है आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अगर आपको कोई नया ऑर्डर मिलता है तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। मान लो आपको 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का एक नया ऑर्डर मिलता है, पर यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 4 रुपए मिलेंगे। अगर आपने 10,000 यूनिट्स बना दी तो आपको 40,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, और फिर आपने उसको कंपेयर किया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ। आपकी कॉस्ट आई 3 रुपीज पर यूनिट, यानी अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो तो आपका 3 रुपए पर यूनिट बनाने का खर्चा आएगा, 30,000 आपकी कॉस्ट हो जाएगी। जबकि 10,000 यूनिट्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो 4 रुपए के हिसाब से, अगर वो मार्केट में बिकता है तो आपका रेवेन्यू होगा 40,000, यानी आपको सीधा सीधा 10,000 रुपए बच रहा है। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? 10,000 रुपीज आपका रेवेन्यू है। भाई शॉर्ट रन में तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको हर बार ऑर्डर देता जाऊं और कहता जाऊं कि भाई 4 रुपए के हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन करके देते जाओ, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आपको लॉस हो जाएगा। कैसे? सिंपल है, इट मे नॉट बी एबल टू टेक अ बिजनेस विद हायर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लॉन्ग रन। क्योंकि भाई अगर मैं हर बार आपको 4 रुपए के हिसाब से पैसा दूंगा पर यूनिट, तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, फ्यूचर में आपको कंपटीशन मिल सकता है। सेकंड, द अदर कस्टमर्स में ऑल्सो डिमांड अ सिमिलर लो प्राइस। बाकी कस्टमर्स भी मेरे को आके कहेंगे ना, बाकी कस्टमर्स भी आपको आके कहेंगे कि हमें भी सेम प्राइस पे प्रोडक्ट दो 4 रुपए के हिसाब से। अगेन आपको लॉन्ग रन में लॉस हो जाएगा। द इमेज ऑफ द फर्म में बी स्पॉइल्ड इन द बिजनेस कम्युनिटी। हो सकता है कि बिजनेस कम्युनिटी में आपकी इमेज स्पॉइल्ड हो जाए, आपका गुडविल खत्म हो जाए, कस्टमर्स आपसे नाराज हो जाए। फोर्थ, द लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ द प्राइसिंग बिलो फुल कॉस्ट में बी मोर देन ऑफसेट एनी अदर रन अगेन। मतलब हो सकता है कि शॉर्ट रन में तो आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए। और यह भी हो सकता है कि लॉन्ग रन में आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो बढ़ने लगे, खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको नुकसान बहुत ज्यादा होने लग जाए। तो शॉर्ट रन में तो आपका ये डिसीजन सही रहेगा, 10,000 का मुनाफा, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको बिल्कुल भी नहीं बेनिफिट देगा। तो ये जो टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिफरेंशिएट करने के लिए, जिसकी हेल्प से आप इजीली डिसीजन ले सकते हो। सो अगर हम कंक्लूड करें टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट को, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करने वाला ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, जो हमें ये कहता है कि बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए हमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। अब ये जो 10,000 का मुनाफा हो रहा है, क्या हमें ये लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई शॉर्ट रन में तो मुनाफा दे रहा है लेकिन लॉन्ग रन में लॉस देगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट ही मत करो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की,
ये थर्ड कॉन्सेप्ट भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, भाई ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेकंड बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है। पहला कौन सा है, अभी जो मैंने आपको करवाया इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज्यादा यूज होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सिलेक्टिंग सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सॉरी, सिलेक्टिंग फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू सेक्रीफाइस सेकंड। अब होता क्या है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन होता है ऑल्टरनेटिव्स। यानी मैनेजर के पास ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर मान लो मैनेजर ने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, डिस्काउंट ऑफर्स हो सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। यानी एक मैनेजर के पास ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाए? ऑब्वियसली द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है और बताता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, कौन सा सेकंड बेस्ट है, कौन सा थर्ड बेस्ट है, कौन सा फोर्थ बेस्ट है। यानी रैंकिंग दे देता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ना एक रैंक दे देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजर के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को रैंकिंग देता है, मैनेजर के लिए ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना आसान बना देता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है और बाकी ऑल्टरनेटिव्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपको भी पता है एक मैनेजर सभी ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसको बाकी सभी ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। सो मैनेजर ने जिस ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टीवी एडवर्टाइजमेंट पहला ऑल्टरनेटिव है, न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट सेकंड ऑल्टरनेटिव है, डिस्काउंट ऑफर करना थर्ड ऑल्टरनेटिव है। इसमें से फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है टीवी, सेकंड है न्यूज़पेपर और थर्ड है डिस्काउंट। तो भाई एक मैनेजर तो इसी को सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसने सेक्रीफाइस किसको किया? न्यूज एडवर्टाइजमेंट जो है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो है, उसने सेकंड ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस किया। तो जिस ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस किया जाता है उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि भाई एक ही टाइम पर दोनों ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम रहते हैं, हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम टीवी एडवर्टाइजमेंट भी कर दें और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी कर दें। सो मैनेजर ने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को सेक्रीफाइस किया ना, तो बस जिस चीज को सेक्रीफाइस किया जाता है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिसको चूज किया जाता है वो कहलाता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपके सामने लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही ब्रांचेस में अप्लाई किए जाते हैं ताकि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जा सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब अप्लाई होता है? जब हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। यानी जब भी मैनेजर को
चॉइस की ऑप्शन आएगी ना, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल जाता है और हम बेस्ट डिसीजन लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास ये एक लैंड है, ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है। इस लैंड के ऊपर आप खेती बाड़ी ही करोगे, लेकिन कौन सी? वीट। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है वीट। वीट के लिए आपको खर्चा आएगा मान लो 5,000 रुपए और आपकी आउटपुट आएगी 50,000 रुपए की। सिमिलरली आप जूट प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके ऊपर खर्चा आएगा अगेन 5,000, प्रोडक्शन होगी आपकी, आउटपुट आएगी आपकी 70,000। ऐसे ही राइस आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी कॉस्ट आएगी 7,000 और आपकी प्रोडक्शन आएगी 57,000। अब आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है और बाकियों को सेक्रीफाइस कर देना है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है, खर्चा भी कम आ रहा है और आउटपुट भी ज्यादा आ रही है। आपने सेक्रीफाइस किसको किया? सेकंड बेस्ट कौन सा था? ऑब्वियसली ये सेकंड बेस्ट है, क्योंकि इसमें खर्चा कम है, रेवेन्यू 50,000 है। आपने इस लैंड के ऊपर वीट ना प्रोड्यूस करते हुए जूट को प्रोड्यूस किया, तो ये तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपने सेक्रीफाइस किसको किया? आपने सेक्रीफाइस किया वीट की प्रोडक्शन को, तो वीट की प्रोडक्शन आपका सेक्रीफाइस कहलाएगी। आपकी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट कितनी है? 5,000। ओके, अच्छा, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो फोकस करती है सेक्रीफाइस के ऊपर। वो ये पता लगाती है कि एक कौन सा ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया गया। सेक्रीफाइस जो है वो मॉनेटरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया मॉनेटरी और ये बताया रियल। रियल लॉस क्या है? वीट हमने प्रोड्यूस नहीं की। मॉनेटरी लॉस 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 का सेक्रीफाइस हमने किया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक नोटेशनल आइडिया होता है, ये एक्चुअल लॉस नहीं होता। हमने वीट को प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या इसके लिए मेरे को अपनी जेब में से 5,000 निकाल के आपको देना पड़ा? नहीं, मैंने किसी को दिया थोड़ी है पैसा। हाँ, मैं वीट प्रोड्यूस कर सकता था, वो मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, वो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। दैट इज वाई हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ नोटेशंस में होती है, नेम्स में होती है, एक्चुअल में रियल में नहीं होती। हम इसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, चलिए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम कहां यूज कर सकते हैं? जहां पर एक मैनेजर के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर हमें कह रहे हैं इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट occupies an important place. The economic significance of opportunity cost is as follows. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स। जब हम ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के प्राइसेस के बारे में पता चल जाता है। सेकंड, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नॉर्मल रेम्यूनरेशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें यह भी पता चल जाता है कि वीट, राइस या फिर जूट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितने हमें रॉ मटेरियल लेने पड़ेंगे, कितने सीड्स एक्वायर करने पड़ेंगे, कितना पानी लगाना पड़ेगा, कितना फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। कॉस्ट का भी पता चल जाता है और हमें यह भी पता चल जाता है कि हम कितने फैक्टर्स एलोकेट करेंगे, कितने रिसोर्सेस कहां यूज करेंगे। यानी प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए, बेस्ट सिलेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैंने हिंट भी दे रखा है। मान लो आपके पास प्रॉब्लम है, आप मार्केट में
एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें या ना करें। तो बताओ इन तीनों में से आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हिंट मैंने ब्रैकेट में दे रखा है। तो इन तीनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम हार्ट जरूर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रिमेनिंग के 3 कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।